तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का जो आपके सामने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित ये कंप्लीट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की कौन सी जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं ना, उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होने वाली है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई समझ में आ गया? पूरी क्लास अच्छे से देख लेना। वन शॉर्ट क्लास होने वाली है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। डिस्क्रिप्शन में आपके सामने जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम के लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हो। आप फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है और वहां पर ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर केमिस्ट्री सर्च कर लेना। जैसे सर्च करोगे आपके सामने केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर क्लिक कर लेना और फिर पूरी की पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जो लिंक दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप सारा रिवीजन भी कर सकते हो। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट व मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, खरीद लो। और 25,000 सब्सक्राइबर का बच्चों कितनी बार बोल दिया भाई, 1,000 सब्सक्राइबर मात्र कम रहे हैं। अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो अपने 25,000 सब्सक्राइबर वो पूरे हो जाएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। यूनिट फर्स्ट का एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द बोर एटॉमिक मॉडल? बोर का परमाणु मॉडल क्या था? जो नील बोर के द्वारा जो परमाणु मॉडल लागू किया गया, वो मॉडल क्या था, उसके बारे में विस्तार से बताना है। देखो, जब रदरफोर्ड ने आपके सामने जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जो उनका एक्सपेरिमेंट था, उसमें उन्होंने यही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एक फिक्स कक्षा के अंदर घूमते रहते हैं। तो काफी साइंटिस्टों ने यही बात कही कि अगर घूमते ही रहते हैं भाई, तो एक बात बताओ, कभी ना कभी कोई भी इंसान, कोई भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो घूमेंगे अगर फिक्स ऑर्बिटल में, तो अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। और अगर एनर्जी को लॉस करेंगे तो एक टाइम बाद उन्हें डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इस बात का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब हमें मिलता है बोर्स मॉडल से। किसके मॉडल से? बोर्स मॉडल से मिलता है, जो कहते हैं आपके सामने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने फिक्स ऑर्बिट में तो घूमते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने फिक्स ऑर्बिट में तो घूमते हैं, लेकिन जो जब घूमते हैं तब अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं। उनका वो फिक्स ऑर्बिटल होता है, वहीं पर घूमते रहते हैं। एक निश्चित ऊर्जा आपके सामने कक्षाओं में वो घूमते हैं, इससे उनका एनर्जी का लॉस है वो बिल्कुल भी नहीं होता। सभी का एक फिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक लिमिटेशन के बारे में बात करें बोर मॉडल्स की, तो क्या है बोर मॉडल की? इट फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। किसके बारे में फेल होता है? बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु को। मतलब जो बोर मॉडल है ना, वो आपके सामने ऐसे ही जो एटम्स के बारे में बात करता है, ऐसे एटम के बारे में बता सकता है जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम के अंदर अगर आपके सामने उसका आयन हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता है। उसके अलावा और इलेक्ट्रॉनों के बारे में वो नहीं बता पाता, फेल हो जाता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर? जो कोई भी द्रव होता है उसकी द्वैत प्रकृति क्या होती है? जो द्वैत प्रकृति क्या होती है उसके बारे में बताना है। मैटर शोज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता ना, वो कण और तरंग दोनों तरह के व्यवहार करता है। क्या व्यवहार करता है? आपके सामने कोई भी कण होता है, वो कोई भी एक मैटर होता ना, वो आपके सामने एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और आपके सामने एक वेव की तरह भी बिहेव करता है, एक तरंग की तरह भी बिहेव करता है और आपके सामने कण की तरह भी बिहेव करता है। यही चीज श्रोडिंगर का जो आपके सामने वेव इक्वेशन है, उसके अंदर उन्होंने बताई थी कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक मैटर है, वो आपके सामने पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को दिखाता है। चलिए, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी? तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? लैम्बडा वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ निकालने के लिए काम आती है भाई आपके सामने कोई भी जो वेव होती है उसकी। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन में एम इंटू वी है वो फॉर्मूला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन वगैरह के प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताइए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल होता है वो क्या बताता है? पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी फाइंड साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी एटम है, वो अगर मोशन कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन की आप एक ही समय उसकी पोजीशन, मतलब वो कहां पर है, और उसकी गति या संवेग आप एक टाइम पर नहीं बता सकते। मतलब एक टाइम पर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, वो कहां पर दौड़ रहा है, अगर ये पता लगा लिया तो वो कितनी गति से दौड़ रहा है ये नहीं बता पाओगे, कितना संवेग, मोमेंटम कितना ये नहीं बता पाओगे। अगर गति या मोमेंटम बता दिया तो वो कहां पर दौड़ रहा है ये नहीं बता पाओगे। ये एटम के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल बताता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपके सामने, एक समय पर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन का संवेग और उसकी स्थिति को नहीं बता सकते हो। डेल्टा पी इज इक्वल टू एच 4 पाई और डेल्टा एक्स आपके सामने देखने को मिलता है, इसका एच प्लांक्स कांस्टेंट है। अगले वाला प्रश्न, व्हाट इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इमिशन स्पेक्ट्रम शोज द डायरेक्ट डिस्क्रीट लाइंस। ये ऊर्जा स्तरों को संक्रमण से बनता है। क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम को जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के अंदर डालते हैं तो वो उसके अंदर अलग अलग प्रकार का एक लाइट वगैरह या आपके सामने प्रकाश दिखता है ना। वो प्रकाश किस वजह से होता है? आपके सामने जो ट्रांजिशन है उसके एनर्जी लेवल की वजह से होता है। किस वजह से? एनर्जी लेवल की वजह से होता है। जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाता है, हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आता है, तो उस वजह से कुछ स्पेक्ट्रम लाइंस बनती हैं, कुछ ऊर्जा स्तरों का संक्रमण बनता है, उसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। अगला वाला प्रश्न, व्हाट इज द श्रोडिंगर इक्वेशन? श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है? फंडामेंटल वेव इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रॉन बिहेवियर। यह क्वांटम यांत्रिकी का आधार होता है। मतलब जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो हैज ए वेव की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? एक वेव की तरह बिहेव करने का काम करता है, एक तरंग प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति होती है उसकी? तरंग प्रकृति होती है। समझ में आ गया? श्रोडिंगर ने यह बताया कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो उसकी आपके सामने नेचर कैसा होता है? एक वेव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? वेव नेचर में वो काम करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ आपके सामने सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्मा हैज नो फिजिकल मीनिंग, सिग्मा स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सिग्मा होता है ना, उसका खुद का कुछ भी कोई महत्व नहीं है, भौतिक महत्व नहीं होता है, लेकिन सिग्मा स्क्वायर क्या बताता है आपके सामने? सिग्मा स्क्वायर हमें बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको उसकी कहां पर पोजीशन हो सकती है और वो कहां पर मिल सकता है। उसको मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पर होती है उसके बारे में बताता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्या होती है? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है उसको किसके नाम से जाना जाता है? ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। और जहां पर जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, उसको नोड के नाम से जाना जाता है। तो जहां पर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम वो ऑर्बिटल, जहां सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जीरो तो वहां पर उसको नोड के नाम से जाना जाता है। चलिए, व्हाट आर द एटॉमिक ऑर्बिटल? परमाणु कक्षक क्या होते हैं? रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस विद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल वही होते हैं, ऐसा आपके सामने न्यूक्लियस का ऐसा आसपास का क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसका आपके सामने, जो इलेक्ट्रॉन पाने की, जो आपके सामने इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो सबसे ज्यादा प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी होती है, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है कि वो कक्षक जहां पर सबसे ज्यादा एटम पाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, उसी को परमाणु कक्षक के नाम से हम जानते हैं। अगले वाला प्रश्न है, शेप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल। कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी आपके सामने एस और पी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है उसके बारे में आपको बताना है। एस ऑर्बिटल इज ए स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल इज ए डंप बेल शेप। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? एस ऑर्बिटल एक स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है और ये डंबल शेप का होता है, डंबल शेप का होता है, इस प्रकार का होता है। तो इनके भी कुछ आकार के होते हैं। अगर 3D में देखें तो एस एक स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है? एक डंबल शेप का होता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, व्हाट आर नोड्स? नोड्स क्या होते हैं भाई आपके सामने? नोड्स क्या होते हैं? रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी इज बाय ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इलेक्ट्रॉन के पाने की, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहां पर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो,
क्या हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो, उसी को क्या कहा जाता है, नोड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नोड्स के नाम से जाना जाता है। ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे, मतलब बिल्कुल नए पाए जाएंगे, उसी को क्या कहा जाता है, नोड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नोड्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर क्या होते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सेट ऑफ द फोर नंबर डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रॉन स्टेट, मतलब क्वांटम नंबर ये होते हैं कि इलेक्ट्रॉन होगा वो किस फेज में पाया जाएगा। एन का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन पहली पोजीशन में है, दूसरे ऑर्बिटल तीसरे ऑर्बिटल में है, कहां पर है। ऐसे एम एन और एस पाए जाते हैं। यहाँ पे एस होता है, इसका अर्थ होता है कि उसका मोमेंट किस तरीके से है, प्लस माइनस 1/2 के हिसाब से पाया जाता है। समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा वो एम को बताता है। तो इस प्रकार से उनकी पोजीशंस के बारे में बताने का काम करता है। अगले वाला है, आओ बाओ प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है। आओ बाओ प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल ऑफ द लोअर एनर्जी फर्स्ट। ये ऐसे बताता है कि सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरते हो तो सबसे पहले आप एस को भरोगे, है ना, फिर पी को भरोगे, फिर डी को और फिर एफ को, इस हिसाब से भरते हो। क्यों, क्योंकि सबसे पहले एस है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन 2 पाए जाते हैं इसमें। जब आप इसको फिल करते हो तो ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब रहता है और सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो आपको पता होता है भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो न्यूक्लियस के जितने ज्यादा करीब रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। शेप साइज में भी एस छोटा रहता है, तो इसलिए पहले एस को भरो, फिर पी को, फिर डी को और फिर एफ को भरो। इस तरीके से जो आओ बाओ का जो सिद्धांत वो बताता है इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से भरा जाता है। लोअर एनर्जी में आपको सबसे पहले भरना चाहिए। अगला वाला प्रश्न है, वाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल, मतलब अर्ध भरे कक्षक स्थिर के होते हैं, मतलब आधे भरे हुए कक्षक होते हैं वो ज्यादा स्थिर के होते हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड द सिमेट्री। काफी बार क्या होता है, जैसे 3d5 और 4s2 इस तरीके से भर दिया जाता है। क्यों भर दिया जाता है, ताकि जो s है इसको स्टेबिलिटी मिल सके। हम चाहते तो इसको 3d6 और 4s1 भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, 3d1 और 4s1 लिख सकते थे। सॉरी ऐसे, है ना, 3d6 और 4s1 लिख सकते थे अगर लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। लेकिन इसको लिखते हैं अपन 3d5 और 4s2। क्यों, क्योंकि आपके सामने s ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पूरी हो जाती है। ये अपवाद के उदाहरण होते हैं आपके सामने क्रोमियम और उसमें कॉपर में। व्हाट आर द एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसके बारे में बताना है। डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड अबाउ ऑर्डर, अबाउ का ऑर्डर बताता आपके सामने कि सबसे पहले लोअर एनर्जी को भरो। उस एक मतलब अगर आप भर रहे हो ना, तो जैसे डी को भरे तो डी को फुल करो, एस को भरे तो एस को फुल करो। लेकिन कुछ कॉपर और क्रोमियम में आपके सामने एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलते हैं, एक सेक्शन को खाली रखकर बाकी दूसरों को भरा जाता है। चलिए केमिकल बॉन्डिंग एंड वीक इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोवलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, क्या होते हैं कोवलेंट और मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं उसके बारे में अगर विस्तार से पढ़ें। पहला प्रश्न है, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी जो बॉन्ड किसके द्वारा बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके जब बनाया जाता है तो उससे कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। NaCl इसका उदाहरण होता है, प्लस माइनस इसमें आपस में शेयर हो जाता है, इससे क्या होता है भाई आपके सामने बॉन्ड बनता है। तो किसी को एक को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, किसी के पास क्या थी, किसी को एक को जरूरत थी और किसी के पास एक एक्स्ट्रा था, तो दोनों ने क्या कर दिया भाई आपके साथ में, जैसे एक रोटी होती है ना, तो आपस में मिल बांट कर खा लेते हैं ना दो जने, ताकि भाई एक के पास एक रोटी एक्स्ट्रा है और एक को एक रोटी की भूख है तो दूसरा उसको एक रोटी दे देगा ताकि उसका भी पेट भर जाए। इस प्रकार के जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इसका उदाहरण NaCl मैंने आपको बता दिया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जब कोवलेंट बॉन्ड तभी बनते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर क्या होता है आपके सामने ओवरलैपिंग करता है, तभी आपके सामने क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड है वो बनते हैं। क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड है वो तब बनते हैं जब आपके सामने एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं। वेस्पर थ्योरी का क्या अर्थ होता है, प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर शेप बाय मिनिमाइजिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ये प्रेडिक्ट करता है कि मॉलिक्यूलर शेप में अगर आपके सामने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, आपके सामने एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, तो जितनी ज्यादा साइज कम होगी
इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आप एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे को दूर भगाने का काम करते हैं। तो वेस्पर थ्योरी यही बताती है कि हमें इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से पोजीशन में एडजस्ट करना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को क्या करे, रिपेल नहीं करे, और आपके सामने क्या हो सके, एक अच्छा बॉन्ड है वो बन सके। अगले वाला प्रश्न, व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म द इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक आकृति निर्धारण बनाने में सहायक होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कोई भी एक बॉन्ड बनने की, कोई भी एक फिक्स ऑर्बिटल को इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि एक आपके सामने क्या है, एक इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी, मतलब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, उनको इस तरीके से मिलाया जाए कि एक आपके सामने का हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो बन जाए। एसपी हाइब्रिडाइजेशन का उदाहरण दीजिए। तो BeCl2, क्या BeCl2 आपके सामने जो इसका उदाहरण होता है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, और इसका बंद कोण कितना होता है, 180 डिग्री। कितना कोण होता है, 180 डिग्री इसका बंद कोण होता है। रेजोनेंस डेफिनेशन, रेजोनेंस क्या होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग टू और मोर स्ट्रक्चर। ये क्या करता है भाई, आपके सामने कोई दो और दो से अधिक जो आपके सामने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको रेजोनेंस का अर्थ यही होता है कि दो या दो से अधिक जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी पोजीशन से क्या कर दिया जाए, डीलोकलाइज कर दिया जाए और जगह एडजस्ट किया जाए, ताकि क्या हो सके, जो कोई भी आपने एटॉमिक जो स्ट्रक्चर बनाया वो क्या हो सके भाई, आपके सामने वो बॉन्ड मजबूत हो सके और उसको क्या मिल सके, स्टेबिलिटी मिल सके। क्या हो सके, कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए या बॉन्ड को देने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइज किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है। मेटेलिक बॉन्ड का अर्थ क्या होता है, धात्विक बंध क्या होते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटेलिक बॉन्ड वही होता है जब आपके सामने कोई भी मेटल का आयन है, किसका, मेटल के आयन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में और मेटल आयन के बीच में आप क्या होता है, आपके सामने जब जो अट्रैक्शन होता है, आपस में कनेक्शन देखने को मिलता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आपके सामने क्या किया, कोई भी पॉजिटिव आयन था, है ना, और आपने क्या किया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गए, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसी से क्या होता है, एक मेटेलिक बॉन्ड बनता है। और इसी से क्या होता है, आपके सामने जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, उसके अंदर जो कनेक्टिविटी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी है, सुचालकता के रूप में बनता है। अगले वाला प्रश्न है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है। मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। अगर कोई भी मेटल होता है, कोई भी जो मेटल होता है, अगर उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, क्या होता है, अगर उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अगर कोई मुक्त आपके सामने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो उससे क्या होता है, सुचालकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, सुचालकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है भाई, आपके सामने जो करंट है या सुचालकता वो बढ़ जाती है, जो सरल धात्विकता का सिद्धांत यही बताता है। अगले वाला बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी किस बारे में बात करता है भाई, बैंड थ्योरी, एक्सप्लेन द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बैंड थ्योरी ये बताती है कि जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर क्या एक फ्री आयन पाए जाते हैं, इंसुलेटर क्या होता है जिनके अंदर एक भी फ्री आयन नहीं पाए जाते हैं, और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं आपके सामने जिसमें जरूरत के हिसाब से आपके सामने क्या कर सकते हो, आयंस को बढ़ा घटा सकते हो, उसी को सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। आपको पता है जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी या सुचालकता होने के लिए इलेक्ट्रॉन है वो जिम्मेदार होते हैं, है ना, तो धातु है जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, इन सब में क्या होता है भाई, आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं। इंसुलेटर जैसे लकड़ी है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं आपके सामने, तो इस वजह से इंसुलेटर होते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जरूरत के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनों को कम ज्यादा कर सकते हो, इससे कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। ये ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, जो एनर्जी बैंड का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर ये आपके सामने बेस होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर एग्जांपल। अर्धचालक का क्या उदाहरण होता है, सेमीकंडक्टर का क्या उदाहरण होता है। सेमीकंडक्टर का आपको एग्जांपल बताना है, तो सेमीकंडक्टर का उदाहरण होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन, दो उदाहरण बता देना भाई, अगर आपको कभी पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर के क्या क्या उदाहरण होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर के रूप में यूज करते हैं। जितने भी आपके सामने जो चिप वगैरह होती है सबके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु का यूज होता है। आयनिक बॉन्ड डेफिनेशन, आयनिक बंध की क्या डेफिनेशन होती है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं, जब आपके सामने जो कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ट्रांसफर की वजह से आपके सामने क्या होता है, जो कोई भी बॉन्ड बनता है उसको
आयनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। लेटिस एनर्जी जालक ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी रिलीज व्हेन द आयनिक सॉलिड फॉर्म, जब आपके सामने कोई भी आपके सामने जब आयनिक बॉन्ड वगैरह बनते हैं तो उस समय जो ऊर्जा निकलती है उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने लेटिस एनर्जी के नाम से जाना जाता है। और ये मापना, जितनी ऊर्जा निकलती है उसके मापने की जो आपके सामने कला होती है उसको लेटिस एनर्जी के नाम से जाना जाता है। बॉर्न हार्बर साइकिल क्या होती है? बॉर्न हार्बर साइकिल क्या होती है? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेटिस एनर्जी, कितनी मात्रा में लेटिस एनर्जी निकली है उस ऊर्जा को मापने के लिए आपके सामने जिस तत्वों का प्रयोग किया जाता है उसको बॉर्न हार्बर साइकिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बॉर्न हार्बर साइकिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बॉर्न हार्बर साइकिल के नाम से जाना जाता है। फाजान रूल, फाजान रूल क्या कहता है भाई? आपके सामने फाजान रूल क्या कहता है? प्रिडिक्ट द कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द आयनिक बॉन्ड, ये ध्रुवण पे कोई भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है आयनिक बॉन्ड का उसके बारे में बताता है। फाइजन रूल क्या बताता है? कोई भी जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है किसका? आपके सामने आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड की तरह भी काम कर सकते हैं, उसके बारे में बताता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? वीक अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके साथ अगर कोई नेगेटिवली चार्ज कोई एटम आपके सामने बॉन्ड बना लेता है उसी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। जब कोई भी वीक अट्रैक्शन पाया जाता है हाइड्रोजन के बीच में और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आपके सामने जो क्या पाया जाता है? वीक अट्रैक्शन पाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो कैसा लगा वीडियो भाई? आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।